नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हेडलाइंस क्लियरली यहां पर सोने की तरफ से आती हुई, जहां पर ओवर द वीकेंड हमने ऑल टाइम हाईज यहां पर सोने में फिर से बनते हुए देखे हैं। अब यहां से भाव कहां जा सकते हैं, बाजारों का क्या हाल है, ज्वेलरी मार्केट्स में जो इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है खरीदारों की तरफ से, उसके ऊपर किस तरह का रुझान बन सकता है, इन सब सवालों के जवाब हम लेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वीराज कोठारी रिद्धि सिद्धि बुलियन से, और हमारे साथ हैं शुभंकर सेन सेंको गोल्ड से। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। एंड आई एम श्योर इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा मुश्किल समय भी है शायद, और अगर आपके पास सोना है तो बहुत अच्छा समय है। लेकिन कोठारी जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे, इतनी जल्दी इतना ज़्यादा भाव बढ़ जाना ऐसे समय में जब कोई इमीडिएट ट्रिगर भी नहीं है बाजार में, इंडस्ट्री के लिए कैसा प्रूव हो रहा है? देखिए, ओवरऑल देखोगे तो प्राइस इतने तेज़ी से बढ़ना इंडस्ट्री के लिए इतना अच्छा नहीं है। खास करके जब हम इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री पे पूरा डिपेंड करते हैं। आज हमारी 8 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, ज्वेलरी बेस इंडस्ट्री है, तो उसमें इतनी जल्दी प्राइस बढ़ना कहीं पे एडॉप्ट नहीं करते हैं पब्लिक। फिर इतना 70,000 प्लस अगर प्राइस हो जाता है तो फिर नो डाउट है ओल्ड ज्वेलरी मार्केट में काफ़ी आती है, और उसके सामने अगर आप देखोगे तो लोकल डिमांड कहीं पे भी नहीं है। मार्च एंडिंग था, द ईयर एंडिंग था, इसके हिसाब से भी था। लिक्विडिटी ऑलवेज मार्च में थोड़ी टाइट रहती है और उसका भी इफेक्ट रहा। तो आप देखोगे कि काफ़ी अभी डिफरेंस, डिस्पैरिटी मार्केट में काफ़ी बढ़ गई है। अगर अल्टीमेटली आप देखोगे तो $37 to $40 डिस्काउंट चल रहा है इंडिया में, और अभी जो कल प्राइस जो क्लोजिंग में ऑल टाइम हाई पे बंद हुआ है, उसके हिसाब से अगर आप कैश मार्केट में देखोगे तो ऑलमोस्ट $80 to $100 का डिस्काउंट चल रहा है। तो मार्केट कहीं पे भी इतनी जल्दी प्राइस को एडॉप्ट नहीं करती है। और रही बात प्राइस की, जब आपने देखा होगा कि क्रिप्टो करेंसी जो प्राइस मूव हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शेयर गोल्ड मार्केट प्राइस पे भी है। अगर आपने कल देखा होगा डेटा भी, तो यूएस स्ट्रांग हो रहा था। आपने देखा होगा डॉलर इंडेक्स 104.40 तक चला गया था, बट उसके सामने गोल्ड वन साइड ऊपर ही जा रहा था। तो उसका कोरिलेशन कहीं पे भी नहीं है। एक अलग मार्केट है जो इसको परचेस कर रही है। ये टेक्स्ट बुक के हिसाब से कुछ नहीं चल रहा ना, नहीं चल रहा। तो ग्राफ और ये सब एक साइड में हो गए हैं और एक अलग ही मार्केट रैली में चले। अगर आप देखोगे सिल्वर उतना मूव नहीं किया, बेस मेटल, प्रेशियस, पैलेडियम, प्लेटिनियम उतना कोई मूव नहीं हुआ जितना सिर्फ वन साइड गोल्ड लास्ट 10-15 दिन से मूव कर रहा है। तो ये सिचुएशन में कहना बहुत ही मुश्किल है कि गोल्ड $2500 भी होए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब $2500 होने में उसे 10% का ही हाइक आना है। तो ये मार्केट अनसर्टेनिटी है, पर मुझे नहीं लगता है कि प्राइस इतनी जल्दी सस्टेन हो जाएगी कि प्राइस के ऊपर, क्योंकि फिजिकल डिमांड मस्ट रिक्वायर्ड। अगर फिजिकल डिमांड ही अगर मार्केट में नहीं है तो प्राइस सस्टेन नहीं कर सकता है। अहेड ऑफ चाइना डिमांड नहीं है, फिर अपना एशिया में कहीं पे भी डिमांड नहीं है, दुबई के अंदर डिमांड नहीं है। इंडिया में जब मेजर, इंडिया एंड चाइना इज़ द मेजर बायर, ऑलमोस्ट 2300 टन्स ऑफ गोल्ड इंपोर्टिंग, तो कहीं पे बाइंग नहीं है। ईटीएफ के अंदर बाइंग नहीं है। फिर तो आप देखोगे, और कैरी फॉरवर्ड कॉस्ट जो गोल्ड पे आज की डेट में लग रहा है वो ऑलमोस्ट $11 पर मंथ है। हमने 46 ईयर्स के टेन्योर के अंदर हमने कभी $11 इन अ मंथ प्रीमियम हमने नहीं देखा है। तो हर चीज़ उसमें पॉसिबल है, पर कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है या जियोपॉलिटिकल टेंशन है या कुछ अनसर्टेनिटी है, इस हिसाब से गोल्ड मूव हो रहा है। पर कोठारी जी, मिनटों में $50-60 मूव हो जाना, जब कोई बहुत बड़ा ट्रिगर भी ना हो, क्या आप उसे स्पेकुलेटिव बाइंग कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक शॉर्ट स्क्वीज कहेंगे? कुछ तो बाजार में ऐसा हुआ होगा जो थर्सडे शाम को हमने इतना बड़ा मूव आता हुआ देखा। देखिए, अहेड ऑफ लॉन्ग वीकेंड था, फ्राइडे का भी हॉलीडे था, गुड फ्राइडे का, तो ये मार्केट पहले से मैनिपुलेट हो जाता है। क्योंकि लोगों को सबसे, जब प्राइस बढ़ता है तो सबसे पहले M2M का इश्यू आता है, और उसके बाद में मार्जिन कॉल बढ़ जाता है, और सडनली मार्जिन उसको हाइक कर देते हैं। जब अगर 4% मार्जिन है तो उसकी 6%, 7% करते हैं। तो M2M का भी इश्यू होता है। और नो डाउट है, न्यूयॉर्क ओपन वैन मंडे इवनिंग को ओपन होता है, तब तक उनके पास में मार्केट, और आपने देखा होगा बहुत थिन मार्केट के अंदर जब 12-13 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखोगे तो $50 का स्पाइक आ जाता था। तो लिक्विडिटी मार्केट में वॉल्यूम बहुत कम है और प्राइस मूव फास्ट हो रहा है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर लोगों का ख़त्म हो गया है। और जो सेल करके बैठे हैं वो, उनका इश्यू है कि M2M भरना है, और नहीं तो स्टॉक ट्रिगर हो जाएगा, निकल भी नहीं पा रहे। तो इस हिसाब से उनको इजी रोड इजी मिल जाता है कि उसको कहाँ तक खींच ले। और नो डाउट है, अब अगर मंडे को देखोगे तो 2300 पे स्टॉप ट्रिगर करके फिर वो मंडे इवनिंग को वापस नीचे लेके आ जाए, क्योंकि अभी बाजार के अंदर मार्जिन जा नहीं सकती है, क्योंकि न्यूयॉर्क खुलेगा मंडे इवनिंग को। तो उस हिसाब से ये लोग मैनिपुलेट आराम से कर सकते हैं प्राइस को। कोठारी जी, जब इतने सालों से आप यहाँ पर मार्केट्स देख रहे हैं और मैं आपसे बात भी कर रही हूँ इतने सालों से, अब तो यहाँ पर जब हम टाइम जोन्स की बात करते हैं, एक टाइम
टाइम था, जापानीज येन को हम देखते थे कि सोना कहाँ मूव करने वाला है, फिर यूरोपियन मार्केट्स काफ़ी स्ट्रांग हुए, बीच में सिंगापुर, चाइना, शंघाई के बाज़ारों पे हम काफ़ी नज़र डालते थे। अब जो ये लेटेस्ट रैली आई है, कहाँ से आप मैक्सिमम मनी पुश आता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखोगे तो क्रिप्टो के हिसाब से इसमें ज़्यादा मनी आने, क्योंकि क्रिप्टो में जो भी मनी, इतनी प्राइस ऑल टाइम हाई के ऊपर है, आपने देखा होगा बिटकॉइन भी, इवन आप कोई भी एसेट क्लास लेके क्रिप्टो करेंसी ले लो तो एक ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो लोग पैसा वहाँ से निकाले, और पैसा वहाँ से जो निकलता है वो अनअकाउंटेड मनी निकलता है। तो नो डाउट मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो पार्क गोल्ड के अंदर हो रहा है। अगर वो पार्क हो रहा है तो आप समझ लो आज बिटकॉइन की वैल्यू $2 ट्रिलियन है। अगर थोड़ा सा भी 5% भी आ जाए तो अपना 2 साल का प्रोडक्शन वहाँ चला जाएगा गोल्ड का। तो वो प्राइस कुछ भी पॉसिबल है कि 2500 भी हो जाए और 3000 भी हो जाए, कि इस तरह की कोई चीज़ लिंक ही नहीं है किसी के साथ में। अगर आप डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड वीक होता है, यहाँ पे कल डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है, हर चीज स्ट्रांग हो रही है। इकोनॉमिक्स का सेंस तो कहीं बनना चाहिए, जो आप कह रहे हो कहीं नहीं बन रहा। एक और चीज़, जैसे आपने बिटकॉइन की बात यहाँ पर निकाली है, तो जो $1.5 ट्रिलियन की चांदी की मार्केट कैप है वो तो बिटकॉइन यहाँ पर निकाल चुका है। सोने की जो मैंने लास्ट रीडिंग करी थी वो ये थी कि 14-15 ट्रिलियन डॉलर की सोने की मार्केट कैपिटल है। अब जिस तरह का वैल्यू सर्ज यहाँ पर आया है, कैसा ये आप मार्केट बनता हुआ देखते हैं? देखिए, नो डाउट आपने सही कहा है कि पूरी मार्केट में अनसर्टेनिटी हो गई। अब कैश लिक्विडिटी इतनी आ गई, आप देखो S&P ऑल टाइम हाई पे, इंडियन इक्विटी मार्केट ऑल टाइम हाई पे। इट मीन्स लिक्विडिटी भरपूर मार्केट के अंदर, एवरी मार्केट में, आप कोई भी आप ग्लोबली पूरा मार्केट ले लो, इक्विटी साइड में तो ह्यूज लिक्विडिटी है। अब लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी भी गोल्ड एज ए इन्फ्लेशन अगर आप कंपेयर करते हो तो गोल्ड अभी भी बहुत सस्ता है। अगर यूएस इन्फ्लेशन, यूएस का डेट सीलिंग भी आ रहा है, फिर इंटरेस्ट रेट कट की बात कर रहे हैं, फिर यहाँ पे लोग डॉलर डोमिनेट नहीं होना चाहते हैं, फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन है, चाइना का टेंशन है, फिर उसके बाद में यूक्रेन एंड रशिया का टेंशन चल रहा है, फिर ईरान का चल रहा है। तो इस हिसाब से पूरा वर्ल्ड एक पूरा अनसर्टेनिटी के अंदर आ गया। इसमें सिर्फ फिजिकल के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। पहले हम लोग रहते थे कि भाई प्रोडक्शन कॉस्ट 1300 है, आप कह रहे हैं कि नहीं प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ के $1800 हो गई है। तो कहीं ना कहीं वो कोई लिंक अभी किसी की चीज़ में हो ही नहीं रहा है। अब सबको गोल्ड चाहिए, क्योंकि यही एक एसेट क्लास है जो एनी टाइम एनकैश होती है। तो इस हिसाब से, और गोल्ड नो डाउट है अगर 3500 टन 4000 की है तो उसके अंदर रिसाइकलिंग गोल्ड उसको पूरा कर पाता है, क्योंकि जितना हमारा प्रोडक्शन है उतना उसके सामने खपत काफ़ी ज़्यादा है। और इन बिटवीन सेंट्रल बैंक भी आ जाती है। लास्ट कपल ऑफ ईयर से उन्होंने 1100 से 1200 टन सोना खरीदा है। ये तो सिर्फ फिगर बता रहे हैं, उसके बाद में भी उन्होंने कितना सोना खरीदा वो नहीं है, क्योंकि ओपन मार्केट से भी वो लोग नहीं लेते हैं, पर ओपन मार्केट से भी कहीं ना कहीं तो कोई ले रहा होगा। एब्सोल्युटली। आरबीआई की बात की जाए तो 817 टन यहाँ पर भी हो चुका है, जो कि आई थिंक ईयर्स में सबसे ज़्यादा बड़ा है। सोवांकर, एज एन इंडस्ट्री, एज अ ज्वेलर, जो ये हमने पिछले 3-4 महीने में आता हुआ देखा है और स्पेशली पिछले 2 महीने में आता हुआ देखा है, एज अ ज्वेलरी इंडस्ट्री आपकी एज ऑफ नाउ ये क्या सिचुएशन है? देखिए, सिचुएशन तो ये है कि अगर पूछा जाए वी विल बी हैप्पीएस्ट अगर कस्टमर्स का फुटफॉल होता जाए। गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, इससे इंडस्ट्री का कोई ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं होता है। वी नीड लिक्विडिटी, वी नीड सेल्स। तो कस्टमर का 2 तरीके से वो लोग का एक सोच चल रहा है। एक है कि दे आर फीलिंग हैप्पी कि गोल्ड का जो एसेट है वो अप्रिशिएट हो रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस, एक ट्रस्ट ये गोल्ड के ऊपर या ज्वेलरी के ऊपर बढ़ रहा है, विच इज़ अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट। बट शॉर्ट टर्म में कस्टमर्स का जो खरीदने का इच्छा है, दे आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, वो थोड़ा वेट कर रहे हैं, चलो ठीक है जब तक ना मेरा ज़रूरत लगे तब तक मैं जल्दीबाजी में नहीं खरीदूंगा। सो ये वेट एंड वॉच गेम चल जाता है और एक साइड में प्राइस बढ़ता जाता है, तो डिमांड एट द रिटेल साइड थोड़ा स्लो हो जाता है। सामने में हालांकि अक्षय तृतीया आ रहा है, थोड़ा बहुत फेस्टिव सीजन रहेंगे, नए साल बहुत सारे स्टेट्स में हैं, तो उसमें एक होप है। सो हम लोग प्लानिंग तो कर रहे हैं, बट कस्टमर्स का एक ही है कि प्राइस गिरेगा, यही कस्टमर्स का मन में एक क्वेरीज आते जाते हैं। अगर 1-1.5 महीना आगे इसी तरह प्राइस बढ़ता रहे जैसा कि बाजार को लगता है कि होगा, तो फिर ज्वेलर्स की अब यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी है? क्योंकि मुझे याद है आप सभी ने 70,000 की बात तो की थी, लेकिन वो बात ये हुई थी कि साल के एंड तक ज़रूर देखने को मिलेगा, दिवाली तक आएगा, ये तो सामने खड़ा है एकदम। तो ग्रोथ
इम्पॉर्टेंट है, पर इतना जल्दी इतना ज़्यादा बढ़ जाना किसी भी इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं है। तो ज्वेलर्स का यही अभी प्लानिंग रहेगा कि कैसे वो ज्वेलरी बनाए ताकि कस्टमर्स खरीद पाए, उनका बजट के अंदर लाइट वेट ज्वेलरी हो, दिखने में फैलावट हो, 18 कैरेट मॉडर्न डिज़ाइंस हो। सो गोल्ड के साथ साथ डायमंड ज्वेलरी का भी एक डिमांड हो जाएगा, क्योंकि वो 14 कैरेट 18 कैरेट में बन रहे हैं, तो लोगों को लगेगा कि मेरा बजट में तो वो आ जाएगा। 22 कैरेट ज्वेलरी भी शादी में लोग लेंगे, बट डे टू डे वेयर में वो लोग को चाहेंगे जो कुछ मॉडर्न डिज़ाइन हो, वेस्टर्न डिज़ाइन हो। तो इस हिसाब से वॉल्यूम्स में तो हिट होना चाहिए, वैल्यू में भी हिट ना हो। वैल्यू में तो लोग को मेकअप हो ही जाएगा, रिटेलर्स को सेल्स देखेंगे जो बढ़ रहे हैं, मगर वॉल्यूम्स में ग्रोथ नहीं आने वाला है। वैसे भी हम लोग देख रहे हैं कि इंपोर्ट फिगर्स इंडिया में इज़ नॉट ग्रोइंग टू दैट एक्सटेंट। गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रहा है, बट रिटेल डिमांड या इन्वेस्टर डिमांड को आप निकाल दो तो कंज्यूमर डिमांड में कितना इंपोर्ट हो रहा है। तो उसको लेके वी आर ऑल वर्किंग आउट न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू डिज़ाइंस, और कस्टमर्स जो न्यू जनरेशन है उनके लिए तो ज्वेलरी बनाते जाना है कि उनका डिजिटल गोल्ड, हाउ टू मेक गोल्ड एज अ कूल प्रोडक्ट, ये सारा चीज़ को लेके इंडस्ट्री का पूरा सोच चल रहा है। अब इसमें दो चीज़ें हैं शुभांकर। एक तो जैसे आपने कहा कि 18-14 कैरेट तक भी लोग यहाँ पर जाएंगे बिकॉज चीज़ चाहिए लेकिन कम कैरेटेज में लेंगे। दूसरा, जब हम सोने की बात करते हैं, कई बार ये कहा जाता है कि अच्छा बारिश अच्छी है, रूरल इंडिया लेगा। अब 70,000 पे रूरल इंडिया कितना ही लेगा? देखिए, रूरल इंडिया लेगा, द पॉइंट इज दैट उनका इनकम हो रहा है, उनका अगर वो 10 ग्राम लेते तो वो 5 ग्राम लेंगे, 6 ग्राम लेंगे, बट लेना तो है। तो वी आर सीइंग दैट स्मॉल आइटम्स लाइक लोगों को ईयररिंग्स, रिंग्स, लाइट वेट नेकलेसेस, इसका डिमांड ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। हेवियर वेट के प्रोडक्ट्स अभी कुछ दिन के लिए, जब तक ना, ये भी देखिए, जब सोने का प्राइस 10,000 था, 15,000 था, वो 25 हुआ, 30 हुआ, वी वर ऑल लाइक कैसे डबल हो गया, ये हो गया। लोग को यूज टू हो जाएंगे, बट जब तक ना यूज टू होते हैं, वो 3 महीना लगे, 6 महीना लगे, तब तक अपने को लाइट वेट में काम करना पड़ेगा। और जैसे आपने कहा एक्सचेंज की ज्वेलरी यहाँ पर आ रही है, रिसाइकल्ड गोल्ड के हमने नंबर्स यहाँ पर बढ़ते हुए देखे हैं, तो वो क्या सडन सर्ज आया है वहाँ पर? क्या लोग अभी भी उनको लगता है कि अगर बेचना है थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा और ऊपर जाएगा? रिसाइकल गोल्ड इस बार हम लोग खुद देखे कि 2 साल में ऑलमोस्ट 30% रिसाइकल गोल्ड का क्वांटिटी जो मतलब रिटेलर्स के पास आ रहा है वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि लोगों के पास लिक्विडिटी तो उतना है नहीं, मगर खरीदना है, घर में शादी होगा या कुछ भी होगा, HUID हॉलमार्किंग हो गया, उनको चेंज करना है, तो दे आर ब्रिंगिंग देयर ओल्ड ज्वेलरी जो 5 साल 7 साल पुराना हो गया, उनको लग रहा है कि इसका डिज़ाइन अभी कुछ चेंज करे, तो घर से थोड़े बहुत पैसा डाल दिया फॉर द मेकिंग चार्जेस, और गोल्ड का जो वेट है वो गोल्ड में एडजस्ट हो गया। तो इस हिसाब से रिसाइकल गोल्ड का तो डिमांड आई थिंक और भी जितना दिन जाएगा वो बढ़ते ही जाएगा। अब अगर इन्वेंट्री की बात करें, जो ज्वेलर्स यहाँ पर अपने पास रखते हैं, कितना हेज्ड है इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ? क्या अभी इन्वेंट्री बिल्डअप हो रहा है या उसके ऊपर टोटल हॉल्ट है? नहीं, आई थिंक इंडस्ट्री ओवरऑल, अगर इंडस्ट्री को हम लोग 2 पार्ट में करें, एक हो गया आपका जो लिस्टेड है, ऑर्गेनाइज्ड, एकदम हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड है, एक हो गया जो मिड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड है, और एक हो गया कि अभी भी वो प्रोसेस और ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहा है। तो कोई लेवल में 70-80% हेज रहेगा, कोई लेवल में 40-50% हेज रहेगा, और कोई लेवल में आपका मे बी 20% तक हेज रहेगा। सो ऑन एन एवरेज आई थिंक इंडस्ट्री इज एट अबाउट 30-40-50% हेज में अगर हम लोग इंडस्ट्री का लेवल में करें। और जो बहुत सारे ऑर्गेनाइज तरीके से गोल्ड मेटल लोन इज़ अ टूल ऑफ हेजिंग, कि आप फ्लेक्सिबल लोन ले लिए, उसमें रेट आप फिक्स नहीं किए, जैसे आप बेचोगे वैसे करोगे, तो उस लेवल में तो एटलीस्ट 30% ऑफ द इंडस्ट्री इज प्लेइंग विद दैट गोल्ड। सो उस हिसाब से आई थिंक 30-50% इज द हेजिंग ऑफ द इंडस्ट्री। ऑल राइट, तो ये इंडस्ट्री और प्राइसिंग की बात हुई, लेकिन यही समय है एक छोटे से ब्रेक का भी। लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको खरीदना है तो किन स्तरों का इंतजार करना चाहिए, और वो क्या फैक्टर्स हैं जो आपको यहाँ से वॉच करने की ज़रूरत है, इस छोटे से ब्रेक के बाद।
जब बिल होगा 0 तो बिजली के बिल से प्यार हो जाएगा। गोल्डी ऑन छत, सालों साल की बचत। स्वागत है आपका। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर बने हुए हैं और हम बात कर रहे हैं सोने की, जहाँ पर हमने बहुत ही फिनोमिनल यहाँ पर जंप आता हुआ देखा है, जो शायद बाजार एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि इतने समय में इतनी बड़ी तेज़ी यहाँ पर आते हुए नजर आएगी। कोठारी जी, बढ़त तो अब यहाँ पर बाजार में आ चुकी है, लेकिन अब यहाँ से जो खरीदना चाहते हो क्या वो रुकें, और अगर खरीदे भी, क्योंकि हम तो यहाँ से भी और बड़े बड़े भावों की बात कर रहे हैं, तो अगर लेना भी चाहते हो तो कैसे लें यहाँ से? देखिए, प्राइस नो डाउट है फ्लैक्चुएट काफ़ी ज़्यादा हुआ, थोड़ा रुक के प्राइस में लेना चाहिए। और आपने देखा होगा कि ज्वेलरी स्क्रैप जो ज्वेलरी होती है, जो अनयूज ज्वेलरी घर में होती है, उसके सामने ज्वेलरी परचेज करते हैं। बट नो डाउट है कि अभी भी, अब जैसे मंडे मार्केट कैसा उसका न्यू ईयर का ओपन होता है, आपने देखा होगा कि लास्ट 2-3 साल से जो SIP के पैसे आ रहे हैं, उनमें से कॉन्स्टेंटली द फंड की जो बाइंग होती है, अपने इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली 10% ऑफ टोटल फंड विच इज़ अराउंड 15,000 to 60,000 करोड़ इन अ मंथ, उसमें से 10% कंपलसरी कमोडिटीज़ गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट होती है। तो एक वो राइट चॉइस है कि वो लोग हर भाव के अंदर उसको एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। अगर उसकी खरीदारी रुक जाती है, जैसे आपने SPDR में भी देखा होगा कि गोल्ड काफ़ी सालों से एकदम 4-5 साल के लो के ऊपर में है, जो लोग वहाँ से मूव करके पैसा बॉन्ड में डाल रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट इज़ एट 5.5%। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये शॉर्ट टर्म रहेगा। अगर 5.5% इंटरेस्ट के अंदर अगर मैं गोल्ड लेके बैठूँ और हर महीने मुझे $11 लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाएगा। नो डाउट एज अ हेड ऑफ US इकोनॉमी की बात करिए, अगर उनके डेटा भी अच्छा, अब जो चीज़ पॉजिटिव जो चलता है, अगर उनका डेटा अच्छे आएंगे तो भी गोल्ड को मूवमेंट करेगा, अगर वो इंटरेस्ट रेट कट भी करेगा तो भी मूवमेंट आएगा। मतलब वो इस तरह की मार्केट हो गई कि अब कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट नो डाउट है कि गोल्ड अगर 70,000 का प्राइस भी है और वो प्राइस 10 दिन 15 दिन सस्टेन रहता है, तो इंडियन बायर्स की एक मेंटेलिटी होती है कि नहीं, अब ये भी प्राइस सस्ता है, अब यहाँ से भी गिरे। जैसे हमने देखा, हमने तो सोना $200 भी देखा है और $2250 देखा है, हमने चांदी $50 भी देखी है और $4 भी देखी है, हमने डॉलर ₹8 भी देखा है और 8350 भी देखा है। तो हमने मार्केट को काफ़ी ऊपर नीचे में देखा हुआ है मार्केट। बट नो डाउट है, जैसे जैसे आपने देखा इक्विटी के अंदर पैसा आ रहा है, रियल एस्टेट का प्राइस, रियल एस्टेट में भी बूम है। इक्विटी और गोल्ड प्राइस अगर जहाँ तक ऊपर है, तब तक इकोनॉमिक में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। कोई भी भाव में लोग माल खरीदेंगे। सिर्फ यही है कि 10-15 दिन अगर वो भाव टिक जाता है, फ्लैक्चुएट होता है, तो लोग रुक जाते हैं। अगर वो प्राइस सस्टेन होता है, जैसे 60,000 अपने को बहुत बड़ा लगता था, बट 60 के बाद में 62-63, धीरे धीरे जो चीज़ बढ़ती है लोग एडजस्ट कर लेते हैं। बट सडनली 2 लाख रुपया ओवरनाइट बढ़ गया तो उसमें थोड़ा लोग रुक जाते हैं। अब यहाँ से ये हमारी और आपकी बात पहले भी हुई है कोठारी जी की, कोविड के बाद से लोगों ने यहाँ पर जो पोर्टफोलियो में सोना है वो बढ़ाया है, एंड आई एम श्योर उन सबको काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ होगा। अब ये जो करंट लेवल्स हैं, क्योंकि आपकी उस पोर्टफोलियो की वैल्यू यहाँ पर बढ़ गई है, आप कहेंगे अभी भी परसेंटेज वाइज उसको उतना ही रखना चाहिए? देखिए, ये आपने सही सवाल पूछा है कि जो पोर्टफोलियो में आज के टाइम में जो लोगों के पास में गोल्ड पड़ा है, वो सेफ हैंड में पार्क है, उन्हें पैसे की कोई वो वैल्यू नहीं रखता है जो गोल्ड उनके पास में पड़ा है। तो वो चीज़ ऐसी हो गई कि वो बाहर आना ही नहीं है। आज नहीं, 10 साल के बाद में अगर $3,500 भी हो जाए तो भी वो बाहर नहीं आना, क्योंकि ऐसी जगह पे जाके गोल्ड अभी पार्क हो गए जो हम लोग कभी पहले सोचते नहीं थे। लोग उसको समझते थे कि इट्स अ डेड इन्वेस्टमेंट, बट जब पोर्टफोलियो के अंदर और सेफ हैंड में जो पार्क हो रहे हैं, आप देखो हर जगह पे सेंट्रल बैंक द हायर प्राइस पे बाय करती है। मैंने द इंग्लैंड ने जब ऑक्शन किया था तब $250 के आसपास किया था। तो इस तरह का है कि और $2100-2200 में सेंट्रल बैंक बाइंग कर रही है। तो ये सब अनसर्टेनिटी है। अगर सेफ हैंड में पार्क है, ETF की बाइंग हो रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड ए प्राइस को भी सस्टेन करके और आगे जाएगा। जहाँ तक जियोपॉलिटिक्स की बात है कोठारी जी, और वो जारी है, मतलब हम कहीं ना कहीं यूज्ड टू हो गए हैं शायद रशिया यूक्रेन के, और अब जो ये गाज़ा में यहाँ पर चल रहा है, और भी काफ़ी सारी कंसर्न्स हैं, और जैसे आपने कहा इतनी सारी कंट्रीज इलेक्शंस में भी जा रही हैं, रेट कट भी आगे जाके होना है। तो ये जो सारे के सारे फंडामेंटल्स फैक्टर्स अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में फ़िलहाल बने हुए हैं, इसको देखते हुए क्या ये कहना सेफ है कि यहाँ से बेच के तो काम नहीं करना?
नहीं, मैं बेचने के तो अगेंस्ट हूँ स्टार्ट में। मैं तो कहता हूँ अगर आपके पास 100 रुपया है तो उसका गोल्ड ही लेकर रखना चाहिए, क्योंकि गोल्ड ही एक सेफ एसेट है। मैंने देखा हुआ है कि जो हमारी जो गृहिणी है, आज से नहीं 400-500 साल की आप हिस्ट्री भी देखोगे तो जो भी सेविंग्स होती है वो जाके गोल्ड खरीदते हैं। उन्हें प्राइस से कोई लेना देना रहता है कि प्राइस क्या चल रहा है। उनका एक ही माइंड सेट है कि जाके मुझे सोना खरीदना जो मेरे काम में आएगा, और वो अब आज की डेट में वो है, प्रूव हुआ है, प्रूफ हो गया है। और अभी हम लोग आज टोटल देखते हैं कि लास्ट 25 साल की हिस्ट्री को अगर आप उठा के देखते हो, जब से गोल्ड को ओपन किया है गवर्नमेंट ने, 20,000 टन के ऊपर सोना है। अगर आप उसकी एवरेज कॉस्ट देखोगे तो अभी भी 1,000 से $1,100 भी नहीं हो रही है। तो हम लोग 20,000 टन सोना इंपोर्ट किया, एवरेज प्राइस 1,100 है, आज उसकी वैल्यू डबल हो गई है। तो कहीं ना कहीं वो सेफ इन्वेस्टमेंट, जो डेड इन्वेस्टमेंट कहते थे कि इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होती, वो कहीं ना कहीं अब हमें उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए आने वाली इकोनॉमी के लिए। शुभंकर, आप एक काफ़ी सक्सेसफुल IPO यहाँ पर रहे हैं, एक लिस्टिंग रहे हैं, और आपने यहाँ पर काफ़ी सारे देखे हैं, और भी ज्वेलरी हाउसेज में से अब IPOs यहाँ पर आ रहे हैं। आप हर 2-3 महीने में देखें तो एक प्लेयर का यहाँ पर IPO की बात हम सुनते हैं। एक डेवलपिंग सेक्टर है यहाँ पर, ये नई नई यहाँ पर कंपनीज आती हुई नज़र आई हैं। इवन एज भाव बढ़ रहे हैं, एक्सपेंशंस हैं, लोग डिज़ाइनिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, मिलेनियल्स हैं, लाइट वेट ज्वेलरी है, काफ़ी कुछ है। क्या ये जो हायर प्राइसेस हैं, ऑल टाइम हाई प्राइसेस हैं, इससे कुछ भी स्ट्रैटेजी चेंज हुई है या ये ऑन कोर्स है? नहीं, ये ऑन कोर्स है, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि जो IPO हो रहे हैं ये इंडस्ट्री में अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड में शिफ्ट हो रहा है। नया यंग जनरेशन कस्टमर्स को ब्रांड्स चाहिए, नया डिज़ाइंस चाहिए, नया कॉन्सेप्ट्स चाहिए। तो जो कंपनीज वो सब सोच के IPOs लेके आ रहे हैं विद अ लॉन्ग टर्म इन माइंड कि इंडिया का नेक्स्ट 10 से 15 साल में एक अच्छा सा ग्रोथ जर्नी होगा, आई थिंक दैट उनके लिए प्राइसेस अप डाउन तो होंगे, मगर जो लोग देखें कि अरे ये एक अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, जैसे इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करें वैसे गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर द फैमिली हाउस होल्ड सेविंग्स, तो उसके लिए तो जो भी प्राइस रहे वो शॉर्ट टर्म के लिए मे बी 2 महीना 3 महीने के लिए थोड़ा स्लो डाउन रहेगा, बट इन द लॉन्ग रन आई थिंक इट इज़ गुड फॉर द इंडस्ट्री। और जितना IPO होने वाला है और जो नया कंपनीज आ रहे हैं, आई थिंक इट विल ओनली मेक द सेक्टर मच मोर रोबस्ट, मच मोर ट्रांसपेरेंट और मोर सिस्टमैटिक। तो ये जो आज कैसे लोग खरीदेंगे, जैसे मंथली इंस्टॉलमेंट स्कीम से खरीद के ज्वेलरी लेंगे, या छोटे छोटे फिजिकल गोल्ड 1 ग्राम 1.5 ग्राम डिजिटल गोल्ड, ऐसे करके सेविंग करके फिर अल्टीमेटली वो रखेंगे तो नहीं, उनका वाइफ को, उनका डॉटर के लिए वो कर रही है, तो वो फाइनली ज्वेलरी में कन्वर्ट होगा। तो एज अ इंडस्ट्री वी हैव टू फाइंड कैसे लोग छोटे छोटे अमाउंट में सेव करें और फाइनली कुछ खरीद पाए, उनका सपना पूरा कर पाए। सो एब्सोल्युटली वेल्थ क्रिएशन है यहाँ पर। कोठारी जी, पिछले 10 साल की अगर बात की जाए तो इंडियन मार्केट ने यहाँ पर बहुत ही हाइजीन आता हुआ देखा है। हमने हॉल मार्किंग देखी, हमने काफ़ी सारी क्लीनिंग यहाँ पर होते हुए देखी। 4 लाख ज्वेलर्स हैं इंडियन मार्केट्स में जो शायद अब ऑर्गेनाइज की तरफ जा रहे हैं, IPOs भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो एक डेफिनेट प्रोग्रेशन है यहाँ पर मार्केट्स में। अब अगले 5 साल जिस तरह से गोल्ड प्राइसेस हैं, जैसी इकोनॉमी है, जैसा एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड है, कैसे देखते हैं आप इस सेक्टर को? देखिए, ये सेक्टर नो डाउट है, 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, साल की 8 मिलियन टू 9 मिलियन मैरिजेज होती है, 80 से 90 लाख अगर साल की मैरिजेज है, तो मुझे लगता है कि अगर हम 800 टन अगर इंपोर्ट करते हैं तो अगर पर हेड कैपिटल अगर एक फैमिली का भी गिनो तो आप 100 ग्राम के एवरेज भी नहीं आता है। तो मुझे लगता है मार्केट अभी भी, जब तक हम लोग खुद यहाँ पे R&D करके माइनिंग नहीं करते हैं, तब तक मुझे तो लगता है कि इंपोर्ट पे डिपेंड करना ही पड़ेगा। और इस सेक्टर में मुझे लगता है कि अब तो शुरुआत हुई है, जैसा इंडिया साइनिंग है, इंडिया में जो फंड आ रहे हैं, अब लोग इंडिया को देख रहे हैं। मैं हर कॉन्फ्रेंस के अंदर यही कहता था कि हमारी मार्केट ऑर्गेनाइज होगी तो हमें उसकी वैल्यूशन मिलेगी। आज FIs भी देखो, अब बड़े बड़े हाउस फंड देखो, जो इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं है। अब यही एक सेक्टर है जहाँ पे लोगों को पैसा लगाना है और पैसा लगा रहे हैं। अब नए नए फ्लो आ रहे हैं, नए नए IPOs आ रहे हैं। आपने देखा होगा हर एक की वैल्यूशन, आज कल्याण ज्वेलर्स की वैल्यूशन अप्रॉक्सीमेटली 45,000 करोड़ की हो गई है। किसी ने कल्पना नहीं की थी 7,000 करोड़ की वैल्यूशन से 45,000 करोड़ की वैल्यूशन। तो इस तरह के अब मार्केट में जो फंड आ रहे हैं और उसमें भी बायर बैठे, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पेकुलेटिव प्राइस है किसी के भी। तो अब लोगों को ध्यान जब उठे, जब सवेरा हो गया, अब समझ आ रहा है। अब छोटे छोटे ज्वेलर्स भी IPO के अंदर आ रहे हैं। ठीक है कि इस
सेक्टर के अंदर अभी भी उतनी वैल्यूशन नहीं मिलती है जितने रिटेल स्टोर्स होने पे वैल्यूशन मिलती है। अगर मैं मैन्युफैक्चरर्स हूँ, अगर मैं ट्रेडर हूँ, तो उतनी वैल्यूशन नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं पे रिटेल आउटलेट वाले को जो वैल्यूशन आती है वो इस इंडस्ट्री को नहीं आती। बट धीरे धीरे मुझे लगता है वो भी सिनेरियो चेंज हो जाएगा। जो पहुंच रहे हैं जितना वहाँ पे। एक्स मिलना चाहिए उतना उसको मिलता नहीं है। बट नो डाउट उसके फैमिली बिजनेस है, उसका ग्रोथ है, उसका प्रॉफिट है, उसका सब बढ़ रहा है, फिर भी उतनी वैल्यूशन नहीं आती। बट अभी धीरे धीरे उनका माइंड डाइवर्ट होकर उस तरफ भी आएगा। ओके, एक फाइनल एक वर्ड आप दोनों से, आपको कहाँ लगता है सोना ऑन हाइज कहाँ जाएगा? मैं टाइम फ्रेम भी नहीं आपसे पूछ रही। देखिए $2500 मुझे लग रहा है। Okay. 2500 से $2800 भी सोना आ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से मूव हो रहा है प्राइस को। Momentum और है बहुत- और आपको 2000 भी इस साल में दिखेगा और 2500 भी दिखेगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि टू वे ट्रेड दोनों भी हो levels सकता देखने है। को मिलेंगे। बट नो डाउट है, बाय ऑन डीप सी है। मैं वही सलाह देता हूँ, मैं किसी को शॉर्ट होने की सलाह नहीं देता हूँ। मेरे लिए देखिए, इंडियन रुपीज़ में अगर आप देखो तो 70,000 जैसा हम लोग सोचे थे वो तो हो गया। हो ही गया ऑलमोस्ट। तो 75,000 अभी एक अपसाइड के तरफ देख सकते हैं, और नीचे के तरफ आई थिंक 60,000 बेस पकड़ के हम लोग चले। ऑलराइट, ऑन दैट वेरी हाई नोट, बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ पर साथ Thank जोड़ने you. के लिए। वेल, ऑन द हायर साइड यहाँ पर सोना है, उठापटक ऑफ कोर्स पूरे साल में देता रहेगा, लेकिन डिप्स पे खरीदारी ही करके आगे बढ़ना है, यही व्यू यहाँ पर एक्सपर्ट्स की तरफ से। बहुत शुक्रिया साथ बने रहने के लिए।